नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या प्रभाकरण जिंदा है? क्या लिट्टे समुदाय जो एक आतंकवादी संगठन था जिसने राजीव गांधी जी की हत्या करवाई थी या जिसे राजीव गांधी जी की हत्या के पीछे का प्रमुख आपका दल माना जा रहा था, आतंकवादी संगठन माना जा रहा था, अभी आपका जो है ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि उस दल का जो प्रमुख है या कहा जाए तो प्रभाकरण जो है वो जिंदा है। आज हम इस विषय पर, इस छोटे से टॉपिक पर आपका जो है चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आपका जो है आखिर ये प्रभाकरण जो है या लिट्टे जो समुदाय है वो किस कारण से भारत में इतना फेमस है या इतना जाना जाता है। तो देखिए 1991 में 1991 में उस समय देश के भावी अगर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री बन सकने वाले अगर कोई दारोदार थे तो वो आपके राजीव गांधी जी थे, जिनकी हत्या करवा दी गई थी लिट्टे समुदाय के द्वारा, और लिट्टे समुदाय के ही प्रमुख माने जाते हैं प्रभाकरण। अब हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं, उसे एक रिकैप करते हैं। आखिर ये समस्या का जन्म कैसे हुआ, कैसे यहां तक परिस्थिति पहुंची, एक बार उसे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जब आप श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका आपका एक द्वीप देश है, और ये भी जिस तरह से हम अंग्रेजों के गुलाम थे दोस्तों, उसी तरह से श्रीलंका भी ब्रिटिश या अंग्रेजों का गुलाम था, जिसे आजादी मिली 1948 में, है ना। अब अगर श्रीलंका की बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका का ये जो द्वीपीय क्षेत्र है, इसमें से ये जो उत्तर वाला हिस्सा है जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर वाला हिस्सा भारत के साथ जुड़ता है, और दक्षिण वाला हिस्सा जो है ये एक प्रकार से हिंद महासागर की तरफ है। अब इस क्षेत्र में क्योंकि ये भारत के दक्षिणी हिस्से से जुड़ता था, और जिस समय पर भारत में आपका जो है ब्रिटिश सरकार थी और श्रीलंका में ब्रिटिश सरकार थी, तो सेना के रूप में बहुत सारे भारतीय तमिल जो लोग हैं, जो तमिलनाडु में प्रमुखतः रहते थे, वो जो है आपके निवासी के रूप में कहां बस गए? श्रीलंका में। और इस कारण से उनका व्यवसाय, व्यापार, आना जाना जो है वो श्रीलंका के इस क्षेत्र से भारत में निरंतर चालू हो गया। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश के समय पर आपका जो है इस तरह से कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि ब्रिटेन वाले भारत में भी थे, श्रीलंका में भी, तो समस्या किसी प्रकार की थी नहीं। समस्या पैदा हुई आजादी के बाद से, 1948 से, या कहा जाए तो जब श्रीलंका आजाद हुआ। 47 में हम आजाद हुए, 48 में श्रीलंका। अब अगर श्रीलंका की वर्तमान परिस्थिति की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए श्रीलंका में आपका जो है 1948 के बाद से ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा और खासकर जो तटीय हिस्सा है पूर्व व पश्चिम का, यहां पर भारत के जो तमिलनाडु के लोग थे, जो सेना के रूप में, व्यापारी के रूप में या किसी भी प्रकार से श्रीलंका में बस गए, वो आपके इन क्षेत्रों में प्रमुखतः रहते थे। ये क्षेत्र तमिल लोगों से भरा पड़ा था जो भारत से जुड़ते थे, और इनके धर्म की अगर बात की जाए तो धर्म हिंदू धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट, श्रीलंका के मूल निवासियों की बात की जाए तो वो मूल निवासी इस मध्य भाग में प्रमुखतः पाए जाते थे, जिन्हें सिहली बोला जाता था, और ये प्रमुखतः किस धर्म से जुड़े हुए थे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो ये उत्तरी जो हिस्सा है जिसमें जाफना आपका, जिसे जाफना के नाम से भी कई बार आपने देखा होगा, तो जाफना के नाम से ये जो हिस्सा जाना जाता था, वहां पर भारतीय तमिल लोग ज्यादा थे, आपके हिंदू धर्म से संबंधित थे। मुख्य भूमि की अगर बात की जाए तो सिहली और मूल निवासी जो थे वो यहां पर उपस्थित थे, जिनका धर्म बौद्ध था। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि श्रीलंका आजाद हुआ था और श्रीलंका में जो सरकारें आ रही थी, अब उन सरकारों ने जो है थोड़ा सा तमिल लोगों की तरफ ध्यान देना कम किया, और जो श्रीलंका के लोग थे, जो मूल निवासी थे, उनकी तरफ ध्यान देना उन्होंने प्रारंभ किया। और इसी ध्यान को देखते हुए उन्होंने एक कानून पास कर दिया, सिहली ओनली एक्ट 1956 में। और इस कानून के द्वारा दोस्तों सिहली जो भाषा है ना, क्योंकि श्रीलंका में दो तरह की भाषाएं बोली जाती थी, एक तो सिहली बोली जाती थी, दूसरी तमिल बोली जाती थी। जब ये कानून पास हुआ तो श्रीलंका की जो है आधिकारिक भाषा क्या बना दी गई, या एक प्रकार से ऑफिशियली राष्ट्रभाषा किसको बना दिया गया? सिहली को बना दिया गया। और अब सिहली भाषा वालों को सरकारी नौकरी में, कामकाज में, कॉन्ट्रैक्ट में, हर जगह आपका जो है सरकार ज्यादा प्राथमिकता देने लगी, और इसी कारण से नकारात्मक जो है प्रभाव किस पर बढ़ना चालू हो गया? आपका इसी समय पर
आपके जो तमिल लोग कहां पर रह रहे थे, श्रीलंका में। हालांकि अभी समस्या उतनी विकराल नहीं हुई थी, उतनी आपका हिंसक नहीं हुई थी। बस जनता के अंदर क्या हो रहा था कि एक नकारात्मक भाव जो है वो भर रहा था, और अगर कोई सरकार समझदार सरकार होती तो अपनी जनता जो सिहली है या तमिल है उसे किसी तरह से आपका जो है इन मामलों से बाहर निकालती। बहरहाल जैसे ही ये कानून बना, आपका भावना भड़क रही थी, भावना थोड़ा और तेज हुई, और इसी समय पर आपका कई सारे तमिल आपके हथियारबंद आपके क्या बने, समुदाय बने, जिनमें से एक समुदाय था लिट्टे, या कहा जाए तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, इस लिट्टे समुदाय का निर्माण इस 1956 के कानून के बाद हुआ। अब ये लिट्टे समुदाय जो है इसने धीरे धीरे आपका जो है अपनी मांगों को बढ़ाना चालू किया, क्योंकि इसे दिख रहा था कि तमिल लोग धीरे धीरे श्रीलंका से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना तो नौकरी मिल रही थी ना रोजगार मिल रहा था, और उसके साथ साथ अब क्योंकि सहेली भाषा जो है वो पूरी तरह से राज्य की भाषा बना दी गई थी, तो जो तमिल बोलता था उससे जनता भी आपका जो है पूरी तरह से भेदभाव करने लगी, और इस कारण से कई जगह पर हिंसक घटनाएं होने लगी। और तब जाकर आपका जो है संगठन बने, और लिट्टे ने भी अपने आप को हथियारबंद किया और तमिल की बातों को आगे लेकर बढ़ने लगे। अब भावनाएं आगे चलती जा रही थी। 1983 का समय आया। प्रभाकरन उस समय लिट्टे समुदाय में पूरी तरह से वर्चस्व में थे, और यही जो है प्रमुख माने जाते थे, और इन्होंने एक मांग रखी कि अब श्रीलंका का जो हिस्सा, जो जाफना वाला हिस्सा है, उस हिस्से में आपका एक अलग से देश बनाया जाए तमिल लोगों के लिए। मतलब श्रीलंका का एक प्रकार से क्या किया जाए, विभाजन किया जाए। अब यहां से गृह युद्ध की परिस्थिति चालू हुई। श्रीलंका के अंदर ही सिहली और तमिल आपस में लड़ना इन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, यहां से अब समस्या और ज्यादा हिंसक हुई, क्योंकि आपका अलग देश की मांग किसने कर दी, प्रभाकरन ने कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही यह समस्या प्रारंभ हुई, इस समय पर आपके एसआर राज्यवर्धन आपके जो है वो आपके श्रीलंका राष्ट्रपति के पद पर थे, और उन्होंने जाफना का जो क्षेत्र है, उस जाफना के क्षेत्र में लगभग 10,000 अपने सैनिकों को भेजकर कौन सा शासन लागू करवा दिया, मिलिट्री शासन। इससे परिस्थिति और खराब हो गई। कैसे खराब हो गई भाई, अलग देश की मांग की, लेकिन आप चीजों को निपटा सकते थे, समस्या का समाधान कर सकते थे, लेकिन भाई जो राज्यवर्धन उस समय पर राष्ट्रपति पद पर थे, उन्होंने उसके उल्टा ही काम किया और मिलिट्री शासन लागू कर दिया आपके श्रीलंका पर 1987 पर। और जैसे ही मिलिट्री शासन लागू हुआ, तमिल लोग और सेना के बीच में झड़प चालू हुई, और जब ये झड़प चालू हुई तो लिट्टे को मौका मिला आपका जो है और ज्यादा से ज्यादा तमिल लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करने का और हिंसक भावना को और आगे बढ़ाने का। मामला यहीं रुका नहीं। अब क्योंकि तमिल लोगों को जब श्रीलंका में प्रभावित किया जाता था, तो वो तमिल राजनीति भारत को प्रभावित करती थी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो तमिल भारत से भी जुड़े हुए थे। अब भारत भी प्रभावित हो रहा है, हालांकि प्रत्यक्ष भारत का कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि तमिल लोगों के भावना जो है वो श्रीलंका और भारत दोनों से जुड़ रही थी, तो अब भारत सरकार का हस्तक्षेप करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पहले प्रारंभ में भारत सरकार लिट्टे समुदाय या तमिल वाले जो हैं उनके पक्ष में थी, और कई बार ऐसा हुआ जब भारत सरकार ने अपने विमान भेजे, राहत सामग्रियां भेजी, ताकि तमिल लोगों को जो है सुरक्षा की जा सके। ठीक है, और इसीलिए 1987 के समय पर दिल्ली में एक अशोक होटल है, राजीव गांधी जी के कहने पर श्रीलंका आपके ये जो तमिल आपके ऑर्गेनाइजेशन या लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन के प्रभाकरन जो हैं, ये राजीव गांधी जी से मिलने आए। 1987 में ही उनकी मुलाकात हुई, और राजीव गांधी ने पूरा प्रयास किया कि प्रभाकरन को समझाया जाए, और समझा भी लिया गया कि भाई हम जो है हिंसक काम बंद कर देंगे, और प्रभाकरन को जो है श्रीलंका सरकार में महत्वपूर्ण पद दिया जाए, है ना। और इस कारण से श्रीलंका सरकार और राजीव गांधी और प्रभाकरन के बीच में 1987 में समझौता हो गया, और ये जो है यहां तक मामला अब लगा कि अब परिस्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी दोस्तों, यही एक प्रशासनिक गलती थी जिसका खामियाजा राजीव गांधी हत्या से चुकाना पड़ा। जैसे ही ये समझौता हुआ, समझौते में ये कहा गया था कि भाई श्रीलंका सरकार की जो मिलिट्री है वो जाफना में नहीं रहेगी, बल्कि एक पीस कीपिंग फोर्स होगी जो भारत के सैनिकों की होगी, और वो पीस कीपिंग फोर्स का काम होगा कि ये जो लिट्टे संबंधी जो आपके सैनिक समुदाय हैं इन सभियों से सरेंडर करवाए।
ठीक है, क्योंकि श्रीलंका की अगर सेना होगी तो फिर लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए दायित्व तो दिया गया किसको, आपका जो है राजीव गांधी जी को, कि भाई आप अपनी पीस कीपिंग फोर्स बनाओ और भेजो और इन सभी से आत्मसमर्पण करवाओ। और यही किया गया, पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई। अब क्योंकि उन्हें लड़ना तो था नहीं श्रीलंका के तमिल लोगों से, और उन्होंने कहा भाई हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ सरेंडर करवाने आए हैं। लेकिन जैसे ही श्रीलंका की सेना हटी, लिट्टे समुदाय वालों ने हमला किस पर चालू कर दिया, भारतीय सैनिकों पर। अब क्योंकि भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ है, अब राजीव गांधी सरकार जो है, उस समय राजीव गांधी सरकार पर थे, वो समस्या में आ गए कि अब आखिर क्या रिएक्शन किया जाए, क्योंकि हम पर हमला हो रहा है। तो आपके सरकार ने कहा कि भाई किसी तरह से जो तमिल हेडक्वार्टर है उस पर जो है पूरी तरह से कब्जा बनाया जाए। अब भारतीय सेना का विरोध या टकराव किससे होने लगा, तमिल लोगों से, एक गलती की वजह से, उस पीस कीपिंग फोर्स की वजह से, है ना। अब ये टकराव जो है बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब 1991 में भारत में दोबारा चुनाव के बिगुल बजे, दोबारा चुनाव की रणभेदियां बजी, दोबारा चुनाव में धुरंधर उतरे, राजीव गांधी भी चुनाव में उतरे। और चुनाव के आपके उस जिस समय पर ये चुनावी रैलियां चल रही थी, उस समय पर राजीव गांधी से पूछा गया कि बताइए अगर आप देश के अगले प्रधानमंत्री फिर से बन जाते हैं तो क्या श्रीलंका के लिट्टे समुदाय के लिए जो आपने नीतियां अपनाई थी वही नीतियां अपनाएंगे, श्रीलंका सरकार का समर्थन करेंगे। और राजीव गांधी जी ने कहा हाँ बिल्कुल, देश झुकेगा नहीं किसी आतंकवादी संगठन के सामने, और हम जो है पूरी तरह से श्रीलंका की मदद करेंगे। और यही वो आपके भाषण थे जिसने राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा। 1991 में दक्षिण भारत में जब राजीव गांधी अपनी रैलियां कर रहे थे, एक मानव बम जो है उनके पास आया और उसने जो है अपने आप को भी विस्फोटित किया और उसके साथ साथ राजीव गांधी जी को भी। बहरहाल इस घटना के बाद, 1991 की घटना के बाद, भारत सरकार की जो पीस कीपिंग फोर्स थी वो वहां से वापस आ चुकी थी। उसने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया कि भाई वो लिट्टे जाने और श्रीलंका सरकार जाने। भारत सरकार ने अपने हाथ पीछे कर लिए और 2009 में श्रीलंका सरकार की जो आर्मी है उसने प्रभाकरन को जो है मार गिराया या मार दिया। अभी वर्तमान में कई बार कुछ रिपोर्टें आई जिसने कहा कि भाई प्रभाकरन जिंदा हैं, हालांकि ऐसी कोई भी पूरी तरह से गवर्नमेंट न्यूज इशू नहीं हुई है। इसी तरह के अन्य टॉपिक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ द डिग्निटी में। धन्यवाद।